हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एम पी सी एस। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, डिबेट ओवर सब्सिडीज़। अब देखो, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, इस टर्म से आप वाकिफ़ हो कि सब्सिडी क्या होता है? कभी सुना है टर्म? सब्सिडी का पर्पस क्या होता है, क्या मतलब होता है सब्सिडी का? देखो, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड में। फ़ायका, जो आप रेमिटेंस वर्ड कह रहे हो ना, रेमिटेंस बेसिकली क्या होता है? मान लो कि अपना कोई रिश्तेदार अमेरिका में है, कनाडा में है, सऊदी अरेबिया में है, किसी भी दूसरी कंट्री में है। अगर वो अपन को अपने खर्चे के लिए, हमारे माँ बाप के खर्चे के लिए या कहीं पर भी अगर हमें हमारे देश में पैसे भेज रहा है, उसको रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट अलग होता है। समझ गए ना? बाहर की फॉरेन इनकम का जब इनफ्लो हमारे देश में होता है, किसी भी पर्सन के द्वारा, कि कमाई किसी अन्य देश के अंदर हुई हो, लेकिन उस कमाई का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा हमारे देश में भेजा जा रहा हो, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अब तो टॉप ही है। सारी मतलब जिन जिन कंट्री से भारतीय मूल के लोग जो है जहाँ जहाँ पर रह रहे हैं, और वो हमारे देश में अपने देशवासियों को, मतलब घर परिवार वालों को जो पैसे भेजते हैं, अगर उन सारी इनकम को हम लोग मिलाएं, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में रेमिटेंस कहते हैं, तो भारत आई थिंक टॉप पर आ चुका है। वो होता है रेमिटेंस। फाइका क्लियर है पहले तो, मतलब? ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, सब्सिडी क्या होता है? हाँ, गवर्नमेंट रिलीफ। रिलीफ किस चीज़ के लिए? ये क्या कहते हैं, प्राची कह रही है, अ काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिलीफ। तो रिलीफ किस चीज़ से? पर्टिकुलर रीज़न, पर्पस, क्या बोल रहे हो? भांग खाई है? रिलीफ किस चीज़ से? हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। जब कोई भी चीज़ किसी एक मार्केट रेट पर है, उस मार्केट रेट से कम रेट पर जब सरकार कुछ लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करवाए, वो गुड या सर्विस, वो है सब्सिडी। सब्सिडी देने का पर्पस क्या होता है मयूर? हाँ, मतलब करता क्या, मतलब उसका सोल पर्पस क्या है, कोर पर्पस क्या है, क्यों बाई सब्सिडी? पब्लिक वेलफेयर, शाबाश। ठीक है, जनता की भलाई उससे होगी। और सब्सिडी क्या सबको मिलेगी क्या? हाँ, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आप कह रहे हो जो जो एलिजिबल होगा जनरली? कुछ ऐसे, यस यस, जो बिलो, जो बीपीएल जो फैमिलीज़ हैं, है ना? हाँ, एपीएल हो गया, मतलब जो इकोनॉमिक दायरे के कंटेक्स में समाज में सबसे नीचे तबके पर अगर जो पर्सन आता होगा ना, है ना, तो वो जो है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो उसको सबसे पहला लाभ मिलेगा सब्सिडी का। ठीक है, सब्सिडी का फ़ायदा क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, सब्सिडी का बेनिफिट क्या है, जो उसका रैशनल है, जो उसका पर्पस है, इसका क्या फ़ायदा देखने को मिलता है? हाँ, मतलब आप हाँ, गुड। कुछ ऐसे लोग हैं, मयूर कह रहा है, कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनकी उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी खुद की नहीं है क्या? इतने सक्षम होते तो बात ही क्या थी इस देश में? अगर इतनी फेयर अपॉर्चुनिटीज़ होती तो वो उस लाइन में रह ही क्यों रहे होते, राइट? बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन में सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये तो चीज़ अब क्लियर है ना पहले दो चैप्टर से, कि अगर हम अपने आप को कंपेयर करें मयूर, जैसे मैं लोगों से सवाल पूछा था, आई थिंक आप भी थे, नहीं थे पता नहीं मुझे, कि हम अंबानी जितने अमीर नहीं, अदानी जितनी हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं, तो इसमें गलती किसकी है? इस देश की व्यवस्था की गलती है, राइट? पॉलिसी मेकर्स की गलती है। हमें अगर वो अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक फेयर कंपटीशन कराया जाए, तो हम क्या पीछे हटेंगे मयूर उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने से, या फिर अपनी लाइफ में वो ऊंचा उठाने से? अब लोग कहेंगे मेहनत करो,
तो मयूर इस चीज़ के लिए मेहनत क्या करनी है, कोई बताएगा ज़रा हमें? कहाँ जाना है, क्या करना है? करने को हम रेडी है ना? बताएगा कोई मेहनत क्या करनी है ना? तो ठीक है, सब्सिडी का ये मयूर ने फ़ायदा बताया। कोई अब मुझे परसेंट सब्सिडी का नुकसान बताओ। गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है, गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन आता है। पर उससे तो भलाई भी हो रही ना जनता की, तो बर्डन किस सेंस में आता है? हुँ? हाँ, ठीक है, मॉनेटरी लेवल पर एक्सपेंस बढ़ता है, लेकिन बर्डन किस सेंस में रहता है? यस, यस, वही पैसा। हाँ हाँ, जैद बिल्कुल सही है। वो पैसा किसी और प्रोडक्टिव चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है? और वो पैसा सरकार को एक तरीके से फ्री में देना पड़ रहा है, ठीक है? हाँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उससे बड़ी कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। वो ऐसा होता है कि आपने एक इंजेक्शन इन्फ्यूज़ करके रख दिया है, अब बस पेशेंट्स के साथ डील करो बीमारी का इलाज होने के लिए। सब लोग ही करेंगे, सब लोग ही करेंगे, लोग ही सक्षम नहीं है तो क्या फ़ायदा? देश, जिस देश के लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर है, तो वो क्या विकास करेंगे या क्या सोचेंगे अच्छी तरीके से, है ना? अब सब्सिडी जो है, मुझे एक चीज़ सोच समझ के बताना ईशा, सब्सिडी जैसी चीज़ देश में होनी चाहिए? अच्छा। अच्छा, वो कह रही चीज़ें सस्ती होनी चाहिए लेकिन फ्री नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, सब्सिडी होनी चाहिए देश में? लिमिटेड नेचर में होना चाहिए, पर उसमें अगर पॉपुलेशन अगर अनलिमिटेड तरीके से एक्सप्लोर कर रही है तो? यस, देखो कोना, हाँ, कंट्री की नीड, देखो कंट्री की नीड है, वो कुणाल कह रहा है कि लोगों की इनकम है बेसिकली उसके बेसिस पर होनी चाहिए। श्रेय, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, आप ज़रा आंसर दो इसका। सब्सिडी होनी चाहिए श्रेय? सब्सिडी जैसी चीज़ देश में होनी चाहिए? सही चीज़ है सब्सिडी? हम्म, हटा दें, ठीक है। हाँ, ये रिच एंड पुअर डिवाइड कम हो, ठीक है। हम्म, हाँ, सब्सिडी जो है, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। देखो, सब्सिडी जैसी चीज़ देश में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप सबके आंसर गलत हैं, क्योंकि अगर इसको एक्सट्रीम लेवल पर जाकर अगर आप खींचो, और जो कि आपको खींचना चाहिए इस बात को, सब्सिडी का होना जैद क्या दर्शाता है? अब आई थिंक दिमाग खुला होगा आंसर देने का। हाँ, यस, तो एक बार बताओ, जब बर्डन आ ही रहा है मयूर, है ना, जब सरकार को वो कॉस्ट भुगतनी ही पड़ रही है जिसको कहीं और वो सरकार लगा सकती है, जब सवाल ये उठ रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना कि जिनको नीड होगी, तो ये जब गाना गाया जा रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको नीड होगी, और उसके लिए अब पैसा सरकार खर्च करेगी, सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, तो इसमें फेलियर किसका छुपा हुआ है? सब्सिडी वर्ड में अपने आप फेलियर छुपा है कि नहीं छुपा है, पहले बताओ। हाँ,
तो फिर क्यों कह रहे थे कि सब्सिडी होनी चाहिए? यार ये नहीं कहना है आपको कि प्रॉफिट के लिए चलाती है, आप ये यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यार। हाँ, ये नहीं बोलना है, ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में मत लेकर आया करो। ये कहीं पर लिख दिया, सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है। गवर्नमेंट हमेशा किसके लिए वर्क करती है? गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है? सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट मेकिंग के लिए सरकार होती है क्या? सरकार प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होती है कभी? क्यों गुंजन, सरकार प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होती है कभी भी? नहीं नहीं, एज पर यूपीएससी नहीं, आपके अकॉर्डिंग होती है या किसी के भी अकॉर्डिंग होती है? प्रूफ करो, स्टैट्स दो ज़रा। करप्शन, सरकार करप्ट है, स्टैट्स दो इसके। हाँ, प्रॉफिट मेकिंग के लिए अगर सरकार है तो सरकार करप्ट होती है। स्टैट्स दो, स्टैटिस्टिक्स दो इसके। प्रूफ दो, सीबीआई की रिपोर्ट दो, ईडी की रिपोर्ट दो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स दो, केसेस के नाम सुनो। कोई है ऐसे आपके पास? क्या किसी के पास नहीं है? इसलिए बोलता हूँ ये मत बोलना कभी भी कहीं पर भी। यू इंटरव्यूअर यही पूछेगा, सीधा यही पूछेगा और कहेगा थैंक यू, योर इंटरव्यू ओवर, गेट आउट। हाँ, तो डिबेट ओवर सब्सिडीज़, ठीक है। अब देखो सब्सिडीज़ के ऊपर जो डिबेट है ना, जैसे हमने दोनों तरफा बातें करी, मैंने आपको बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन दे दिया, आप सबके आंसर भी बहुत अच्छे थे, बेहतरीन थे, और कुछ कुछ चीज़ों में आप लोगों को नया पर्सपेक्टिव भी जानने को मिला होगा। इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा और ब्रशअप करते हैं, ठीक है। देखो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन जो है सब्सिडीज़ का, अभी सिर्फ एक क्षेत्र की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो एक हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन है, एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरीके से डिबेटेबल क्वेश्चन है। जर्नली सारे लोग इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू यूज सब्सिडीज, ताकि हम एक इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकें। और स्पेशली अगर हम इस टॉपिक को सबसे पहले आप लेकर पढ़ो अपने दिमाग में 1960s के एरा से, कि सब्सिडीज जो है क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक जो भी मेरे साथ पढ़ा था, आपने अच्छे से एक चीज़ जानी कि देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा, लास्ट लेक्चर हमने यही कहते हुए वाइंड अप करा था ना श्रेया, कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा समाज के हर एक तबके के आदमी को इक्वल लेवल पर नहीं मिल सका। उसने किस ग्रीन रेवोल्यूशन ने, HYV वैरायटी ऑफ सीड्स ने लिमिटेड लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, लिमिटेड रीजन्स में। ज़्यादातर तो उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जिनके पास बैकअप कैपिटल था, या जो बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, या जो अमीर किसान थे, है ना, जो कि अफोर्ड कर सकते थे HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इट इज़ जनरली एग्री डैट इट वॉज नेसेसरी टू यूज सब्सिडीज़, ताकि हम एक इंसेंटिव दे सकें, ताकि लोग नई HYV वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट कर सकें। अब मुझे बताओ ये इंसेंटिव क्यों नीडेड था कि HYV वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट कर सकें? लोग क्या वैसे अडॉप्ट नहीं करने को तैयार थे? क्या ज़रूरी है कि सब्सिडी मिलेगी तभी अडॉप्ट करेंगे? बताओ। महंगी थी, यस यस, गुड गुड गुंजन, महंगी थी एक्चुअली। ये सीड्स अगर सस्ते होते तो फिर सब्सिडी का यहाँ पर क्वेश्चन ही क्यों आता। तो अभी याद रखना, मिली कि नहीं मिली वो बात की बात है। अभी आप ऐसा जान के चलो इस टॉपिक को कि आप कुछ नहीं जानते हो। आपने सिर्फ मेरे साथ अभी तक ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जाना है, और आपने ये जाना कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने फ़ायदा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ आपका आंसर क्या होगा? फेयर तरीके से सबको पहुँचाया क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन का लॉन्च होना अपने आप में फेयर था? नहीं था। एक यार जिस चीज़ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वो कैसे फेयर हो जाएगा? यहाँ पर क्या, इनको अगर जैसे जिस तरीके से लॉन्च करा गया, तो इनको तो क्लियरली नहीं लिख देना चाहिए था मयूर कि इससे फ़ायदा, एक कॉशनरी नोट लिख देना चाहिए था, वार्निंग लिख देनी चाहिए थी, इससे फ़ायदा सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों को मिलेगा, और इक्के दुक्के और राज्य को, और उनमें उनमें से भी उन किसानों को जो कि बहुत अमीर तबके के जो किसान हैं, है ना। हाँ, क्या रीज़न? नहीं नहीं, पहुंच की बात ही नहीं थी। HYV वैरायटी ऑफ सीड्स को एक बिल्कुल यूनिवर्सल लेवल पर हमारे देश में इंट्रोड्यूस कर गया था।
नहीं, हाँ, वो इन्फॉर्मेशन वो रेडियो के माध्यम से पहुंचती थी और किसान किसान को बताता था बेसिकली, और सरकार जा जाके अपने बंदे बेचकर इसका प्रचार करवाती थी। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कभी भी सरकार इंटरेस्टेड नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट क्या? कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी में सरकार इंटरेस्टेड होती है? एग्रीकल्चर। तो इट वॉज जनरली एग्रीड के नेसेसरी हो जाता है सब्सिडीज देना टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन ऑफ द न्यू HYV वैरायटी टेक्नोलॉजी, फार्मर्स के लिए इन जनरल एंड स्मॉल फार्मर्स इन पर्टिकुलर। ठीक है, छोटे जो किसान हैं उनको तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सब्सिडी देना। तो कोई भी जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है, किसान उसको एक ना रिस्की एस्पेक्ट के साथ देखते हैं। श्रेया, इस चीज़ को कंटेम्प्रेरी एरा से कनेक्ट करते हुए एग्जांपल देना। ऐसी एक टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन तो सरकार एग्रीकल्चर में करना चाह रही हो, लेकिन जो किसान है इसको एक रिस्की एस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं। क्या कह रहे हो? फार्मर्स अरे टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी। बहरे, कान खोल के सुनो। पेनिट्रेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर है, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। किसान अपनाने को तैयार है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट पुश नहीं कर रही, लेकिन किसान भी कौन सा अपनाने को उसको तैयार है? नहीं ना। किसान को एक चीज़ का डर ये भी है, इसके रिपरकशंस के बारे में, क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं है ना सामने, कि अगर हाँ, कि स्टडी नहीं हुई है अच्छे से, अगर जिस ज़मीन पर अगर किसान अगर इसकी फसल अगर उगाएंगे, क्या हो जाएगा उसका? कहीं वो इंडिको की तरह अनउपजाऊ तो नहीं बन जाएगी, है ना? कहीं सॉइल के जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीनोम के अंदर, जीन्स के अंदर, DNA के अंदर कुछ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो जाएगा? बहुत सारी असमंजस हैं लोगों के मन में, किसानों के मन में, राइट? तो सब्सिडीज जो है, इट वॉज देयरफॉर नीडेड टू इनकरेज फार्मर्स कि वो नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकें। ठीक है, अब मान लो अगर सरकार कल को प्रोत्साहन देने लगे, या फिर अगर सरकार इनकरेज करना चाहती है, इनकरेज करवाना चाहती है बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह को एग्रीकल्चर के अंदर, और वो महंगा भी हो, महंगी चीज़ों को गुंजन को अडॉप्ट करेगा। एक तो नया है, दिमाग में असमंजस है, और ऊपर से महंगा है, कोई अडॉप्ट करेगा इस चीज़ को? नहीं करेगा ना। जैसे एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ, श्रेया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था, उस टाइम पर ये लाइन घुमा फिरा कर एक बारी आई थी, अगर आपको याद हो, है ना मयूर जैद? मैं लाइन बोलता हूँ। उस टाइम पर हमारी रवि पी अग्रहारी की बुक में लिखा हुआ था ना कि कोई भी नया जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आता है, उसके लिए सरकार जब तक इंसेंटिव ना दे तो लोगों के मन में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उजागर नहीं होती है। और मैंने अपनी ओला स्कूटी का एग्जाम्पल दिया था ना श्रेया, मुझे क्या मिला था जब मैंने ओला को परचेज करा था? 20,000 रुपये का सब्सिडी मिली थी, कैशबैक मिला था ना मुझे सरकार की तरफ से। तो निर्वैर मुझे क्या था कि ओला स्कूटी को खरीदने के बाद सिर्फ उसके वो करने पड़े थे पेपर, मतलब एक वेबसाइट थी, उन्होंने बोला था कि इधर जाके फाइल कर दो, 3 महीने के अंदर आपको पैसे आ जाएंगे, और 20,000 रुपीज़ मेरे SBI के अकाउंट में आ गए थे। सोलर पैनल्स के साथ भी यस बिल्कुल, हमने वो देखा था ना कि सोलर पैनल्स की छतरियाँ रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ में, जो कि गुरुग्राम, नोएडा, और हाँ, ऑन ग्रेड ऑफ ग्रेड दिल्ली वगैरह में होती हैं जो, है ना? हाँ, तो ईशा आपने भी लिया तो कैशबैक मिला ना आपको? ठीक है, कितने का? तो ये चीज़ है कि मैं फिर से एक बात रिपीट करता हूँ, आपको एक अच्छी एनालिसिस दे रहा हूँ मैं, कि याद रखना आप सब लोग, फ़ायदा होता क्या है कि जब तक जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, इंसान नहीं, मतलब देश की आबादी अगर उसको एक्सेप्ट करने से कतरा रही हो, और उसके लिए, और वो महंगी भी हो, और उसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन ना मिले, कोई सपोर्ट ना मिले, कोई मतलब एक तरीके से ऐसा एक कोई इंसेंटिव ना मिले, है ना? अब जैसे ओला स्कूटी लेने में, क्या मैं और ईशा फायका, आप बताओ, विन विन सिचुएशन के अंदर है क्या? बताओ कैसे हैं हमारी सिचुएशन को, ज़रा आप लोग प्रूव करो।
एक तो वो इलेक्ट्रिक है, तो पेट्रोल को बचाएगी, है ना। पेट्रोल बहुत महंगा होता चलेगा, दिन दुगने रात चौगने उसके रेट बढ़ते चलेंगे। और कोई भी अगर ऐसा इवेंट हो जाएगा मयूर, जैसे अभी मैंने बताया भी था अभी एक दो लेक्चर पहले, ईरान और इसराइल का जैसे वॉर हो गया, ऐसे केसेस में गल्फ कंट्रीज या फिर मिडिल ईस्ट में जब भी कोई वॉर होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते कि नहीं बढ़ते हैं, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट बिजली, सही है एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल, है ना। और कैसे इंसेंटिव हमें क्या मिला, सब्सिडी की फॉर्म में जो कैशबैक मिला है ना। ग्रीन एनवायरनमेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, और ऊपर से जो पेट्रोल वाली डीजल वाली जो व्हीकल्स होती हैं उनके साथ एक दिक्कत और होती है, कार बाइक स्कूटी वगैरह, आपके, हाँ हाँ बोलो बोलो निर्भय, आपकी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आती है, मैं ये बोलने लगा था, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। और प्लस मयूर हमें एक चीज़ और बनवानी पड़ती है जिसका खर्चा ऑलमोस्ट हर एक महीने का होता है, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट। हालांकि वो अब क्या है कि जो BS6 BS7 जो इंजन्स वाली जो गाड़ियां हैं, मैंने बताया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर में, अब तो पूरे साल का एक साथ बन जाता है, फिर भी लेकिन है तो एडिशनल खर्चा ना। लेकिन ईवी में ये सारे खर्चों की बचत हो रही है। हाँ टाइम पीरियड भी होता है, बिल्कुल 10 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो। और ईवी को तो सदाबहार यूज़ करो, जब तक बिजली चल रही है तब तक सब कुछ ठीक है ना। फाइका कह रही कि जियो जब आया था उसने 1 साल का फ्री रिचार्ज दिया था, है ना। तो निब्बा निब्बी बहुत खुश हो गए थे फाइका, है ना। रात रात भर अपनी माशुकाए से बात कर सकेंगे फ्री में, अब तो बैलेंस भी नहीं डलवाना पड़ेगा, है ना। घर वालों तो झूठे बहानों के मारे पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे अगर रिचार्ज के पैसे नहीं है तो। वो एक होता है मार्केटिंग एजेंडा, कि भाई जियो ने उस टाइम पर रिलेशनशिप बचा लिया था हमारा, है ना, हमारी बंदी को रोक के रखा था। हमें जब पैसों की किल्लत थी तो जियो हमारे सपोर्ट में था, तो लोगों का ट्रस्ट उसके बाद जियो की तरफ हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है जो मैंने लाइन, हाँ जो मैंने लाइन कही ना वो ऐसे ही होता है। और उसके बाद आज के समय में सबसे महंगा प्लान जियो का ही है काइंड ऑफ। और जियो की डोमिनेंस इस कदर है कि एयरटेल और वोडाफोन के एक्सपेंसेस निकलते नहीं है, तो वो अब मार्केट में कम्पीट करने के लिए प्लान्स तो अपने निकालेंगे। उन्होंने कई बार ट्राई को कंप्लेंट करी। डू यू नो अबाउट द बॉडी ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन जियो रिलायंस हमेशा विन विन सिचुएशन में रहता है, ठीक है। रीज़न ऑनलाइन बोलूँगा तो काफ़ी लोग बुरा मान जाएंगे, क्यों मयूर। तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं दे बिलीव डैट वंस द टेक्नोलॉजी इज़ फाउंड प्रॉफिटेबल, और अगर एक बार वो वाइडली अडॉप्टेड हो जाए, तो सब्सिडीज़ जो है दे शुड बी फेस्ड आउट सिंस देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड। ये लाइन अभी आपने से किसने बोली थी, निर्भय जैद आपने बोली थी ना, कि धीरे धीरे करके उसको हटा देना चाहिए। श्रेय आपने भी बोला था ना कि सब्सिडी जो है सदाबहार नहीं रहनी चाहिए, एक बार अगर उनका पर्पस सॉल्व हो जाए। क्यों, ऐसा क्यों, सब्सिडी क्या करता है, क्या करती है सब्सिडीज ऐसा कि उनको फेज आउट करना ज़रूरी है। हाँ क्या कह रहे हो श्रेया आप। अच्छा ठीक है मयूर आप बताओ। हाँ हाँ एक मिनट मयूर, हाँ आप बोलो बोलो, एक सेकंड मयूर को बोलने दो। हाँ मयूर बोलो। हम्म, हाँ ठीक है, सोशल इक्वालिटीज़ वगैरह, हाँ लेकिन उसको हटाना क्यों चाहिए। देखो एक्चुअली क्या होता है, सब्सिडी अगर टाइम पर हटाई ना जाए ना, टाइम पर इन द सेंस कि जब उसका पर्पस फुलफिल हो गया, सब्सिडीज लगा देगी लोगों की गंदी आदत, है ना। जब आपको कोई चीज़ बहुत कम रेट पर और हमेशा के लिए एक आश्वासन के साथ जब मिलने लगे ना, ऐसा देखा जाता है, ऐसा ऑब्जर्व करा जाता है कि इंसान जो है फिर
उसके बाद इतना प्रोडक्टिव एसेट बनकर काम नहीं करता, राइट? उसके अंदर से वो प्रोत्साहन, वो मोटिवेशन, वो एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। अगर आपको बैक एंड में हर एक चीज़ की सेटिस्फेक्शन अगर है ना, तो आपका आपकी गोल की तरफ ना कभी 100% मन नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। बैक एंड में बस आपके दिमाग में किसी भी एक चीज़ की अगर सेटिस्फेक्शन है कि इफ़ आई विल फॉल इन दिस जर्नी, कोई सा भी आपका गोल हो और ये चीज़ मेरे पास सपोर्टेड में बैठी हुई है, जिस दिन मन में ये वाली बात आ गई, आप इमीडिएटली उस गोल को छोड़ देना, क्योंकि वो आपसे नहीं हो पाएगा उसके बाद कभी भी। क्योंकि आधी हीट तो आपने वैसी उसकी ख़त्म कर दी। सिर्फ ये सोच ने आपको 90% पीछे कर दिया। ऐसा होता है, हर एक गोल के साथ होता है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं, मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, इंपॉर्टेंट है वाली लाइन, कि दे बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल एंड इज वाइडली अडॉप्टेड, सब्सिडी शुड बी फेस्ड आउट सिंस देयर पर्पस हैज बीन सर्व्ड। फर्दर, subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry. कैसे? डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ गई थी, बढ़ के जाती है, हम अभी 1960s की बात कर रहे हैं, डिमांड बढ़ गई थी फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र की डिमांड क्यों बढ़ गई थी? जबकि हर एक क्रॉप के लिए फर्टिलाइज़र को डालना तो फिक्स होगा ना, तो ये डिमांड क्यों बढ़ गई? नहीं, पर अरे वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होते, ये पॉइंट नहीं है। आप ये वाली बात जैद यूनिवर्सल तरीके से नहीं कह सकते ना कि हर तरह के HYV वेराइटी ऑफ सीड्स में फर्टिलाइज़र अच्छा ज़्यादा यूज़ होते हैं। यूज़ हुए, चलो ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ी, लेकिन मैं आपको एक क्लेम करके एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि फर्टिलाइज़र की डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ी। क्यों? हर एक फसल के लिए तो इतना फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा, फिर डिमांड बूम क्यों कर रही है? गुड, शाबाश जैद, यही आंसर सही था। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर अनएजुकेटेड एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स। ठीक है? एंड अमंग फार्मर्स सब्सिडी largely benefited the farmers in the most prosperous regions. तो इसलिए आर्ग्यू करा जाता है that there is no case for continuing with the fertilizer subsidy, कि अब इसको हटा देना चाहिए। ये जो टारगेट ग्रुप जिसके लिए ये सब्सिडीज लाई गई थी उसको तो बेनिफिट पहुंचाता नहीं है, और ये गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। यानी कि इसका फायदा किसको मिला उस टाइम पर इस सब्सिडी का? प्रॉस्परस स्टेट्स में प्रॉस्परस किसानों को, बड़े बड़े जमींदारों को, बड़े बड़े फार्मर्स को। क्योंकि जब छोटे मजले किसान कल्टीवेटर्स HYV वेराइटी ऑफ सीड्स ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी का? जिस चीज के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए, जिसको चीप बनाना चाहिए सरकार, उसके ऊपर फोकस ना करके फालतू चीजों की पहले बात कर रही है। मेन चीज ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सब्सिडी डिमांड करती थी वो क्या थी? HYV वेराइटी ऑफ सीड्स। प्रायोरिटी पे तो वही थे ना। सीड्स ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजर की बोरी होकर क्या करोगे? चाय में घोल के पियोगे? तो ऑन द अदर हैंड कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज, बिकॉज खेती बाड़ी भारत के अंदर आज भी एक रिस्की बिजनेस है। बड़े सारे जो फार्मर्स हैं वो गरीब हैं, और जो भी इनपुट चाहिए होते हैं फसल की पैदावार को अच्छा बनाने के लिए, वो बिना सब्सिडी के फसल की पैदावार को अच्छा नहीं बना सकते। घुमा फिरा के बात यही आ जाएगी, कांचा यहाँ से पकड़ो चाहे वहाँ से पकड़ो, उनका एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट हो जाएगा। तो सब्सिडीज को एलिमिनेट करना, ये मतलब दूसरे ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स का व्यू है कि सब्सिडीज को एलिमिनेट करना ये इनइक्वालिटी बढ़ाएगा अमीर और गरीब किसानों के बीच में।
एंड इट विल वॉलेट द गोल ऑफ इक्विटी ऑल्सो. तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी आर्ग्यूमेंट ये, इनका मानना ये है कि इफ सब्सिडीज आर लार्जली बेनिफिटिंग द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऑफ बिग फार्मर्स, तो करेक्ट पॉलिसी उसको एबॉलिश करने में नहीं है, लेकिन ऐसे स्टेप्स लेने में है कि हम ये इंश्योर कर सकें कि ओनली द पुअर फार्मर्स एंजॉय दी बेनिफिट्स. अब देखो एक बात बताओ, सब्सिडी को जिस पर्पज से लॉन्च करा गया था उसका फायदा नहीं मिल पाया टारगेटेड किसानों को, तो यहां पर सरकार ने एक तरफा मूड बनाना शुरू कर दिया. मैं ये नहीं कह रहा बना लिया, बनाना शुरू कर दिया था कि चलो इस तरह की सब्सिडीज को एलिमिनेट कर देते हैं. अब देखना सरकार का बहुत बार दोगलापन या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे छुपा होता है. बेनिफिट तो जो रिजर्वेशन और कोटा होता है उसका भी नहीं मिलता लोगों को. एक्चुअली में जिस डेजिग्नेटेड पर्पस से जो कोटा रिजर्वेशन पॉलिसीज जो लाई गई थी, SC, ST, OBC, फायदा तो जिसको जैसा मिलना चाहिए था उसको भी नहीं मिलता. कई लोग बहुत प्रॉस्परस होते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी सर्टिफिकेट वगैरह का फ़ायदा उठाकर बहुत सारी जगह पर एंट्री ले लेते हैं. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो सिविल सर्विस में एंट्री ले लेते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए था. माँ बाप हो सकता है A ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सब कुछ हो, उन्होंने एक अपने रिजर्वेशन पॉलिसी को गलत तरीके से यूज करा. जिसको फायदा मिलना चाहिए था उसको ना मिलकर जिसके पास पूरी फैसिलिटीज थी उसने एक एडिशनल फायदा ले लिया. लेकिन सरकार उसको तो एलिमिनेट करने की बात नहीं करती है क्योंकि वहां पर छुपा है वोट बैंक पॉलिटिक्स. जबकि ओरिजिनल संविधान ने क्या कहा था कि ये जो हर बार बेनिफिट दिया जाता है रिजर्वेशन का, कोटा पॉलिसी का, ST, SC के लिए, ये कितने साल तक कंटिन्यू रहेगा आज़ादी के? 10 साल तक. लेकिन हर बार हर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है. नहीं, कास्ट से एक्चुअली नहीं, आप उसका पर्पस नहीं जानते. इसका मतलब फिर पॉलिसी का उसका पर्पस कैसे भी करके कास्ट को फायदा पहुंचाना नहीं है. अगर ऐसा है तो फिर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्यों है? दे दो सारी कास्ट को सर्टिफिकेट बनाकर. क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्यों फिर वहां पर? क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जानते हो? क्रीमी है ना कि मतलब बेसिकली, हाँ, मतलब इनकम क्राइटेरिया को छोड़ दो, जो अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ बढ़िया, जिनकी ज़िंदगी बहुत मजामा तरीके से चल रही है, तो उनको बेसिकली फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए. इसका पर्पस यही रहता है रिच और पुअर का गैप जो है वो कम करना, इनइक्वालिटीज को कम करना. कल को तो कास्ट चेंज करवाना कौन सी बड़ी बात है इस देश में? तो बाय द लेट 1960s इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है इट हैड इंक्रीज सफिशिएंटली टू एनेबल द कंट्री टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स. और जब हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं फूड ग्रेन्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बफर स्टॉक को मेंटेन करना. तो एक अचीवमेंट है जिसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए. तो ऑन द नेगेटिव साइड, सम 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लेट 1990s में भी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही एम्प्लॉयड थी. इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट जैसे जैसे नेशन एक प्रॉस्परस होता चला जाता है तो प्रपोर्शन ऑफ GDP कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर एज वेल एज द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वो डिक्लाइन होनी चाहिए. ये डिबेट अच्छे से जानते हो, करवाई हुई है मैंने इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस 1-2 लेक्चर में. जब एक कंट्री डेवलप्ड पाथ पर पहुंच जाती है, फिर वो डेवलप्ड नेशन बन जाता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है वहां पर? जनरली सर्विस सेक्टर. इंडिया में 1950 से लेकर 1990 तक प्रपोर्शन ऑफ GDP कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली. लेकिन जो पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी थी सेक्टर के ऊपर वो कम नहीं हुई. ये लाइन सोच के देखो कितनी खतरनाक है. भारत के अंदर इन 40 सालों में GDP एग्रीकल्चर सेक्टर GDP में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये कम होता चला गया, लेकिन आबादी कितनी निर्भर है एग्रीकल्चर सेक्टर पर ये कम नहीं हुई.
67.5% डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर 1950 में। 64.9%, 65%, यानी कि लगभग आप मान लो 2.5% का फ़र्क है। मतलब फ़र्क तो इसको नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि आप अगर टाइम देखो ये ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर इस डिस्कशन में, 1950 1990। लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर का। जीडीपी में अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया और लोग उतने के उतने ही अगर डिप्लॉयड है, एम्प्लॉयड है उस सेक्टर के अंदर 40 सालों में, ये चीज़ क्या शो करता है? कंट्रीब्यूशन क्यों कम हो गया? मूव भी तो नहीं हुए हैं, क्या तो रहा है आंकड़ा, कहाँ मूव हुए हैं? फूड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन अगर हुई है तो आप इतनी देर से गुंजन मेरे साथ क्या पढ़ रहे हो 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन और बफर स्टॉक? क्यों कम हुई? मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों कम हुआ? सबसे बड़ी बात तो मुझे ये बताओ, ज्यादा खाने की उपज होना, देश के अंदर बफर स्टॉक का क्रिएट होना, क्या ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है क्या? तो आप समझ गए गुंजन मैं क्या एनालिसिस देना चाह रहा था? एक्चुअली क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड्स की प्रोडक्टिविटी कम होने लग गई, इन द सेंस कि पॉपुलेशन प्रेशर एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और जो फर्टिलिटी जितनी थी, जितनी एक ज़मीन की हुआ करती थी, वो कम हो गई। और हम एग्रीकल्चर सेक्टर को, एक और बात, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं जानते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? शुरू से मैं आप लोगों को क्या बताता हूं, एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज। तो लोग जो बेसिकली है अनएजुकेटेड होने के कारण और लैक ऑफ अवेयरनेस उनके अंदर होने के कारण, वो अच्छे से इससे अपनी इनकम को निचोड़ नहीं सके। और अगर आप ये साल को कंपेयर करो 1950 से लेकर 1990 तक, फायका इन 40 सालों के अंदर महंगाई बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी होगी? देश की इन्फ्लेशन राइज हुई होगी। लेकिन अगर किसी की इनकम 1990 में, 1980 में, 1950 के लेवल के आसपास घूम रही है, वो पर्सन डेफिनेटली सफर कर रहा होगा, है ना? ये चीज है। तो वाई वॉज सच अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑल्दो एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैव ग्रोन विद मच लेस पीपल वर्किंग इन द सेक्टर? मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी एक चीज में, किसी सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हो, डिप्लॉयड होते हो, जहां पर आपकी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी वहीं घुसे हुए हो, इसको हम क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में? अंडर एम्प्लॉयमेंट। आपकी होने से क्या ज्यादा ज्यादा पैदावार हो जाएगी? क्या ज्यादा उपज हो जाएगी उस सेक्टर की? ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा वो सेक्टर? लेकिन आप वहां पर फिर भी क्यों हो? बिकॉज आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर इकोनॉमी में ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो आप इतने केपेबल नहीं हो। और ये केपेबिलिटी इंसानों के अंदर, हमारे देशवासियों के अंदर इस समय में जो कम रह गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए था सरकार को ज्यादा, और जो इतना नहीं हो सका वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आंसर इज दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर डिड नॉट एब्जॉर्ब पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये लाइन आई थिंक आपको आंसर दे रही है ना? सर्विस सेक्टर के अंदर कभी भी जो पर्सन खेती बाड़ी कर कर जो आया है, या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर अगर एंगेज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो पार्ट है, सर्विस सेक्टर कभी उनको एब्जॉर्ब करेगा? आप ये आश्वासन दो आज के समय में किसी भी एमएनसी को जाकर, गुरुग्राम में, नोएडा में, हम बहुत मेहनत से काम करेंगे, बहुत शिद्दत से काम करेंगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को जितनी सैलरी दे रहे हो उसका 25% शेयर हमें देना, रख लेंगे आपको जॉब पे?
नहीं होगा ना ऐसा, ये चीज़ है. तो many economists call this an important feature of our policies followed during 1950 to 1990. फिर हम एक बॉक्स पढ़ते हैं. शेयर अपना माइक बंद कर लो. प्राइजेस एज सिग्नल्स. राइटर आपसे कह रहा है यू वुड हैव लर्न इन अर्लियर क्लास अबाउट हाउ प्राइजेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट. कैसे डिटरमाइन होते हैं? इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म. और वो इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म के दो पहलू क्या कौन कौन से होते हैं? शाबाश निर्भय. डिमांड एंड सप्लाई. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्राइजेस जो हैं वो एक प्रकार से सिग्नल्स हैं अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. अब ये कैसे? इफ अ गुड बिकम्स स्कार्स, लिमिटेड हो गया, उसकी सप्लाई लिमिटेड हो गई, इट्स प्राइस विल राइज एंड दोज हु यूज दिस गुड will have the incentive to make efficient decisions about its use based on the price. अगर प्राइस जो है पानी का वो बढ़ने लगे बिकॉज ऑफ लोअर सप्लाई, तो पीपल विल हैव द इंसेंटिव टू यूज इट विथ ग्रेटर केयर. समझ रहे हो ना? लोग जो एक फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड के साथ किसी भी रिसोर्स को वेस्ट करते हैं, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए और उसके प्राइस शूट करने लगे, तो लोग उसको बहुत सोच समझकर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे उस रिसोर्स को. आप अगर एक टंकी छत पर पानी बर्बाद कर दो, या फिर कोई भी एक घर का मेंबर ऊपर का मेन नोजल खुला छोड़ा है पानी की टंकी का, और 1000 लीटर की टंकी का पानी बह गया छत पर, ऐसे छत भरी हुई है पूरी, यहां पर आपके गुस्सा होने का या गुस्सा करने का कोई तुक बनेगा नहीं. आप सिंपल क्या करोगे? समरसीवर चलाओगे, मोटर चलाओगे और दोबारा भर लोगे टंकी और समझाओगे कि अगली बार छत पर मत आना, ऐसा मत करना, पानी को वेस्ट मत करा करो. बस इतना ज्ञान देकर आप शांत हो जाओगे. और मयूर, मान लो आपका क्रूड ऑयल का काम है और आपका बेटा 1000 लीटर का क्रूड ऑयल बहा दे, है ना? क्या करोगे फिर मयूर उस चीज में, है ना? तो if price of water goes up because of lower supply, people will have the incentive to use it with greater care. For example, they may stop watering the garden to conserve water. है ना? फिर हेरा फेरी में वो देखा जब वो कहता है राजपाल यादव मयूर आके उसके घर के चलो पैसे गिन लेते हैं, वो कहता है अब पानी वानी तो हो जाए, कहता है हम पानी नहीं पीते, सेफ वाटर ड्रिंक बियर, डेट्स आर मोटो. तो फॉर एग्जाम्पल, दे मे स्टॉप वाटरिंग द गार्डन टू कंजर्व वाटर. वी कंप्लेन वेन एवर प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, और सरकार को ब्लेम करते हैं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस लाइन को पकड़ लें सीरियसली, पेट्रोल का प्राइस जब भी इंक्रीज होता है सरकार को हम ब्लेम करते हैं. सरकार ब्लेम खाने के लायक है कि अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज अगर हो तो? नहीं, सरकार के हाथ में होता ही नहीं है ये. कौन डिटरमाइन करता है श्रेयस को? ओपेक कंट्रीज. ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? फाइका. सुना है कभी ओपेक के बारे में? फाइका आर्यन, क्या है ओपेक की फुल फॉर्म? जानते हो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? ठकुराइन, कोई भी जानता तो बताओ. तो ओ कहाँ गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है. बट द इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस रिफ्लेक्ट ग्रेटर स्कैर्सिटी एंड द प्राइस राइज इज अ सिग्नल कि पेट्रोल कम अवेलेबल है. दिस प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू यूज लेस पेट्रोल एंड लुक फॉर ऑल्टरनेट फ्यूल्स. ठीक है.
मयूर, इस लाइन को शिद्दत से जान जाओ। आफ्टर बिटकॉइन हाल्विंग, जो भी शॉर्ट टर्म में जो भी फिनोमेना है उसको भूल कर सिर्फ ये मान के चलो कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा, सप्लाई आधी हो जाए, ठीक है, उसके बाद उसके प्राइस कहाँ जाएंगे। तो सम इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट दैट सब्सिडीज डू नॉट अलाउ प्राइजेस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ अ गुड। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है जब सरकार सब्सिडी देने लग जाती है, एक गुड का जो मार्केट प्राइस चल रहा होता है उसको सस्ता बना देती है कुछ लोगों के लिए, राइट, सिंपल भाषा में यही कहेंगे। तो वो एक्चुअल प्राइजेस को पता नहीं लगने देता जनता के सामने। अब देखना ये वाली एनालिसिस कितनी बढ़िया है। एंड दिस इज द ओनली बुक इन योर एंटायर यूपीएससी जर्नी, एंड दिस इज द ओनली पेज एंड ओनली टेक्स्ट जहां पर आपको एनालिसिस मिलेगी। आप कोई सी भी किताब उठाकर ले आओ, कोई सी भी बुक उठा लो, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लो, आपको ये वाला बक्सा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मुझे बड़ी पसंद आती है वाली एनालिसिस, उसको यूज़ करना कहीं ना कहीं। आपकी मेंस की आंसर राइटिंग इतनी बढ़िया तरीके से एंट्रिच होगी अगर आप इस चीज़ को समझ गए, और आज के बाद आपकी नॉलेज में एक नया वैल्यूडेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। पढ़ते हैं इस चीज़ को, ध्यान से समझना, टोटल फोकस अपना लगाना और बीच में भौंकना मत, ठीक है। सुनो मेरी बात। कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जो सब्सिडीज हैं दे डू नॉट अलाउ प्राइजेस टू इंडिकेट सप्लाई ऑफ अ गुड, ठीक है। सब्सिडीज जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं कि लोग एक्चुअल प्राइसेस जान सकें। जब वो एक्चुअल प्राइसेस नहीं जानते हैं तो उनको सप्लाई के बारे में भी पता नहीं लगता है। अब मान लो ऐसा होता नहीं है, मान लो कि पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी है। अच्छा, गरीब लोगों के लिए पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी होती है, सरकार देती है ऐसा? ये वाला काम मयूर अगर शुरू हो जाए, उनको कौन भेजेगा पेट्रोल भरने के लिए? जाओ भर भर के लेकर आओ, है ना। तो कुछ जो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अगर मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, पेट्रोल को पकड़ लेते हैं हम अपने एग्जाम्पल में, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी मिल रही है। पेट्रोल की कीमत मान लेते हैं राउंड फिगर में 95 रुपये। सब्सिडी को लगाने के बाद वो जनता तक पहुंच रहा है, टारगेटेड जनता तक पहुंच रहा है 60 रुपये का। अब इससे होगा क्या? पेट्रोल का दाम फ्लक्चुएट भी करेगा, वो 100 पर जाएगा, 90 पर जाएगा, 105 पर भी जा सकता है। लेकिन जिसको इसका फायदा मिल रहा है उसकी सब्सिडी का, उसके लिए वो 60 रुपये का ही है। अब ऐसा पर्सन अपने मन में बेफिक्र हो जाता है, कभी उसके दिमाग में थॉट आएगा ही नहीं कि इस पर्टिकुलर गुड की, कमोडिटी की, टेंजिबल आइटम, इनटेंजिबल आइटम की, सर्विस हो, गुड हो, कुछ भी हो, हम गुड को मान के चल लेते हैं, टेंजिबल गुड को मान के चल लेते हैं इस केस में पेट्रोल को। वो उसकी सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई या अनलिमिटेड सप्लाई के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। वो सोचेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो 60 रुपये का ही है, और सरकार पागल थोड़ी है जो हमें इतने सस्ते में दे रही है। फ्री में तो कोई किसी को अपनी थूक भी नहीं देता है, तो सरकार क्यों दे रही है हमें? बहुत ज़्यादा होगा, सरकार दूसरों से छुपाती होगी, लेकिन हमारे लिए एक ही रेट कर रखा है। ये एक पहला पॉइंट होता है जहां पर जनता के मन में हरामखोरी की भावना जागती है। जनता और इस प्रकार के गुड्स, मतलब मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं, जैसे कितना कीमती है और क्या उसकी वैल्यू आप बहुत अच्छे से जान सकते हो। मयूर ने अभी हमारे एग्जाम्पल में 1000 लीटर की टंकी जब इसके बेटे ने फैलाई तो उसने आग लगा दी। तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि सब्सिडीज रियल सप्लाई जो होती है गुड्स की, वो ज़्यादा है कम है, उसके बारे में ट्रू पिक्चर जनता की नज़रों के सामने आने ही नहीं देती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर प्रोवाइडेड एट अ सब्सिडाइज रेट, या फिर फ्री में, ये किसकी उपज है मयूर? हाँ,
हाँ, ये जिसकी भी उपज थी वो अभी तिहाड़ जेल में बैठे हैं, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर प्रोवाइडेड एट अ सब्सिडाइज रेट या फिर फ्री में, दे विल बी यूज्ड वेस्टफुली, है ना। रोड पे खड़े होकर नहा रहे हैं, पानी बहुत है, विदाउट एनी कंसर्न फॉर द स्केर्सिटी, ठीक है। अब जैसे आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं। गौरव, आपके घर में बिजली का मीटर लगा है यूपी में? अच्छा, आप में से कोई ऐसा जिसका कोई खेत या कोई ऐसी जगह जहां पर बिजली का मीटर ना लगा हो या फिर बिजली का बिल ना आता हो, है कोई ऐसा, या नोन में हो? नहीं, मयूर तुम्हें रहने दो। जो तुम्हारे नोन में है ना, वही तुमसे सवाल पूछ रहा है। हाँ बताओ। क्या सिनेरियो है इसका कि अगर जहाँ पर बिजली अगर कम रेट पर आती है, चलो फ्री नहीं मानते, चलो ठीक है, बिजली कम रेट पर आती है और बहुत सस्ती है, ठीक है, वहां पर घर वालों का एटीट्यूड कैसा होगा? वो टाइम पर मतलब ये बंद करेंगे स्विच बोर्ड वगैरह, या फिर जब भी किसी कमरे की फालतू लाइट पंखा वगैरह चल रहा होगा तो? बहुत रियलिस्टिक है, मुझे आंसर करो, क्यों फायका? केयरलेस हो जाएंगे ना। और हम दिल्ली वाले और यूपी वाले क्या करते हैं? भारत में सबसे महंगी बिजली यूपी में है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ के लोग क्या करते हैं यूपी और दिल्ली एनसीआर के, है ना। और बच्चे तो पिटते हैं बल्कि इस बात पे गालियां खाते हैं, है ना। ये चीज़ है। अब आपको अब इस चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर प्रोवाइडेड एट सब्सिडाइज रेट या फिर फ्री, they will be used wastefully without any concern for their scarcity. Farmers will cultivate water intensive crops if water is supplied free. हो सकता है लेकिन वाटर रिसोर्सेज उस रीजन में जहां पर किसान इस बेवकूफ़ी के साथ ऐसी फसल उगा रहा हो, दे मे बी स्केयर्स एंड सच क्रॉप्स विल फर्दर डिप्लीट द ऑलरेडी स्केयर्स रिसोर्सेज, यानी कि हो सकता है वाटर टेबल ऑल डिप्लीट हो जाए। इफ वाटर इज प्राइस टू रिफ्लेक्ट स्केर्सिटी, फार्मर्स विल कल्टिवेट क्रॉप्स जो कि उस रीजन के लिए सुटेबल है, फिर वो अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड सब्सिडी जो है, दे रिजल्ट इन ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। सब्सिडी जो है वो एक इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं फॉर वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। थिंक अबाउट सब्सिडीज इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड आस्क योर सेल्फ वेदर इट इज वाइज फ्रॉम द इकोनॉमिक व्यू पॉइंट कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्या फार्मर्स को हमें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, या फिर फ्री रिसोर्सेज जितने भी है, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब चीज़ें ठीक है कि नहीं है। अब अगर आपका आंसर ये कि हाँ इससे मदद हो रही है, बर्डन कम हो रहा है, तो अब ये सोच के देखो कि वो रिसोर्सेज क्या आने वाले समय के अंदर अनलिमिटेड है क्या? क्या माना जाता है मयूर, हम लोग क्या पढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक के अंदर, जो तीसरा विश्व युद्ध है उसके कारण क्या बनेंगे, पहले से प्रीसेट कारण क्या है उसके, कौन सा क्राइसिस, कौन से वॉर्स, कौन से टॉपिक्स के ऊपर? ऑयल एंड वाटर रिसोर्सेस, है ना। समझ में आया? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।